दोस्तों नमस्कार। प्रकाशर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण का 13वां पाठ पढ़ेंगे जिसमें हम अव्यय या अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी व अविकारी। विकारी शब्द हमने पढ़े थे कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से बदल जाता है उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से नहीं बदलता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हमने पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द हम इस 13वें पाठ में अध्ययन करेंगे। अव्यय अ धन व्यय से बना है, अर्थात जिसका कभी व्यय नहीं होता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना या कम होना। अविकारी शब्द अधन विकारी यानी विकार, जिसमें विकार किसी प्रकार से नहीं आता है उसको अविकारी कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से नहीं बदलता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से नहीं बदलता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के मुख्य भेद 4 होते हैं और अव्यय के कुल भेद 5 होते हैं। कौन कौन सी 4 मुख्य भेद और 5 कुल भेद होते हैं? पहला है जिसमें क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। तो 4 तो मुख्य भेद हैं और 5वां जो निपात है इसको मिलाने से अव्यय या अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अव्यय या अविकारी का पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पूजा धीरे धीरे चलती है क्रिया है, और किस प्रकार से चलती है? धीरे धीरे चलती है। यहाँ पर धीरे धीरे दोनों शब्द हैं। ये चलती है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। सीमा बहुत खाती है क्रिया की विशेषता बहुत शब्द के द्वारा बताई जा रही है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। बच्चा बाहर खेल रहा है, रमेश तेज दौड़ता है। तेज और बाहर क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की समय से संबंधित विशेषता बताएं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है उसके स्थान का बोध कराए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण के बारे में बताएं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या ढंग के बारे में बताएं कि क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है। तो क्रिया विशेषण की 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द किसी क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं उन अव्यय शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया किस समय घटित हो रही है उन शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। श्याम आज चला गया। चला गया क्रिया है, लेकिन उसके समय के बारे में बताया गया कि आज गया है, तो यहां पर जो आज शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। बच्चे कल जाएंगे। सीता अभी अभी गई है। कमल प्रातःकाल घूमने जाता है। यहां पर आज, कल, अभी अभी और प्रातःकाल ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं जो कि क्रिया के घटित होने के समय के बारे में हमें बोध कराते हैं। तो ये सभी
अव्यय शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कमल प्रातःकाल मंदिर जाता है। यहां पर जो प्रातःकाल शब्द है, कमल प्रातःकाल घूमने जाता है, इसमें प्रातःकाल कालवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन इस वाक्य में कमल प्रातःकाल मंदिर जाता है, यहां पर जो प्रातःकाल शब्द है यह कालवाचक क्रिया विशेषण न होकर के संबंध बोधक अव्यय है। क्रिया से पहले कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों का ज्ञान होता है। जैसे कमल प्रातःकाल घूमने जाता है, तो हम प्रश्न पूछेंगे कब घूमने जाता है, तो प्रातःकाल में जाता है, तो प्रातःकाल कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कमल प्रातःकाल मंदिर जाता है, यहां पर यदि पूछा जाए कि कब जाता है, तो यहां पर भी प्रातःकाल का बोध होता है। लेकिन यहां पर प्रातःकाल जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि आगे जो शब्द है वो मंदिर शब्द है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। यदि क्रिया शब्द से पहले, क्रिया पदों से पहले कोई शब्द आता है तो वहां पर उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। लेकिन क्रिया से पहले नहीं आकर किसी संज्ञा शब्द के पहले, किसी संज्ञा शब्द के पहले वही अव्यय शब्द यदि आता है, तो उस अव्यय शब्द को हम कालवाचक क्रिया विशेषण न कहकर उसको संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्योंकि संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वे दो संज्ञाओं में संबंध कराते हैं। जैसे कमल और मंदिर शब्द में प्रातःकाल जो शब्द है ये संबंध बता रहा है कि कमल मंदिर कब जाता है, प्रातःकाल जाता है। तो यहाँ पर कमल संज्ञा है, मंदिर संज्ञा है, इन दोनों संज्ञाओं का जो संबंध करा रहा है प्रातःकाल शब्द, ये प्रातःकाल शब्द संबंध बोधक अव्यय है। बल्कि इस वाक्य में कमल प्रातःकाल घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बताने वाला जो प्रातःकाल शब्द है यह यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय नहीं होकर कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध कराता है। जो अव्यय शब्द क्रिया के गठित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रीना अंदर बैठी है, तो कहाँ बैठी है, क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, अंदर संपन्न हो रही है। तो जो अंदर शब्द है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान के बारे में बोध करा रहा है। श्याम बाहर घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। तो जो बाहर शब्द है वो स्थान के बारे में बोध करवा रहा है और क्रिया के पहले प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये अंदर और बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तुम वहां बैठो, आप इधर आओ, कमल ऊपर खेल रहा है, राजू पीछे बैठा है। यहाँ पर अंदर, बाहर, वहां, इधर, ऊपर और पीछे जो शब्द हैं ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो रहे हैं, क्रिया के संपन्न होने के स्थान के बारे में बोध करवा रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। और यदि यही शब्द क्रिया के पहले प्रयुक्त नहीं होकर किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होंगे तो वहां पर फिर संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। नोट, क्रिया के पहले कहाँ के द्वारा प्रश्न किया जाता है तो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। राजू पीछे बैठा है, कहाँ बैठा है, पीछे बैठा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का यदि हमें बोध करना है तो वहां पर कहाँ शब्द से प्रश्न किया जाता है। राम आगे बैठा है, यहां पर जो आगे शब्द है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। राम आगे बैठा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। राम श्याम के आगे बैठा है, यहां पर जो के आगे शब्द है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण न होकर के संबंध बोधक अव्यय है। क्योंकि राम श्याम के आगे बैठा है, आगे के साथ यहां पर के प्रसर्ग लग गया, यहां पर आगे अकेला शब्द प्रसर्ग नहीं है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में प्रसर्ग नहीं आता है, लेकिन संबंध बोधक अव्यय के साथ प्रसर्ग आता है। दूसरी प्रकार से हम यह भी समझ सकते हैं कि राम आगे बैठा है, यहां पर आगे शब्द बैठा है क्रिया की विशेषता बता रहा है। राम श्याम के आगे बैठा है, यहां पर के आगे जो शब्द है यह
बैठा है क्रिया की विशेषता नहीं बताकर राम और श्याम में संबंध बता रहा है कि राम और श्याम कहां बैठे हैं। तो आगे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और के आगे संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है कमल बाहर खेल रहा है। यहां पर जो बाहर शब्द है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया किस स्थान पर संपन्न हो रही है। दूसरा उदाहरण है कमल घर के बाहर खेल रहा है। के बाहर खेल रहा है, यहां पर बाहर के साथ के प्रसर्ग भी आ गया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यदि बिना प्रसर्ग शब्द आता है और वह क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध कराता है तो वह अव्यय शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। लेकिन उस शब्द के साथ ही यदि प्रसर्ग का प्रयोग होता है और क्रिया की विशेषता नहीं बता करके संबंध का बोध कराता है तो संबंध बोधक अव्यय होता है। तो दो प्रकार से हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के बारे में समझ सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ प्रसर्ग नहीं आता है, संबंध बोधक अव्यय के साथ प्रसर्ग आता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के संपन्न होने के स्थान की जानकारी देता है, बल्कि संबंध बोधक अव्यय क्रिया के संपन्न होने की स्थिति का बोध न कराकर दो संज्ञाओं में संबंध का बोध कराता है। इस प्रकार से विशेषण का दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमारा संपन्न होता है। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मात्रा का बोध कराए, क्रिया की मात्रा का बोध कराएंगे तो वे अव्यय शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे राम कम खाता है, क्रिया के पहले जो शब्द आया है कम, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि खाता है, कितना खाता है, कम खाता है। तो यहाँ पर जो कम शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। श्याम बहुत खाता है, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कमल का मित्र ज्यादा खाता है, कमल का मित्र ज्यादा खाता है, यहाँ पर जो ज्यादा शब्द है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण कमल का मित्र ज्यादा खाना खाता है, यहाँ पर जो ज्यादा शब्द है कमल का मित्र ज्यादा खाना खाता है, यहाँ पर ज्यादा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन कमल का मित्र ज्यादा खाना खाता है, ज्यादा जो शब्द है यहाँ पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होकर ये संबंध बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादा शब्द है वह संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर तो क्रिया के पहले प्रयुक्त हो रहा है और यहाँ पर संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो रहा है और दो संज्ञाओं में संबंध का बोध करा रहा है कि मित्र खाना ज्यादा खाता है। मित्र और खाना दो संज्ञाओं में ज्यादा शब्द संबंध करवा रहा है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होकर यह संबंध बोधक अव्यय है। अगला उदाहरण देखते हैं। राजू थोड़ा सा खाकर चला गया। क्रिया की विशेषता बताई रही है कि कितना खाकर चला गया, थोड़ा सा खाकर चला गया, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन दूसरा उदाहरण है राजू थोड़ा सा खाना खाकर चला गया। खाकर चला गया, क्या चला गया? खाना खाकर चला गया। लेकिन थोड़ा सा जो शब्द है ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि राजू और खाना में दोनों संज्ञाओं में संबंध का बोध करा रहा है। इसलिए थोड़ा सा जो शब्द है ये यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होकर संबंध बोधक अव्यय है। क्रिया से पहले कितना के द्वारा प्रश्न किया जाता है तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि कितना खाकर चला गया, थोड़ा सा खाकर चला गया, तो थोड़ा सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से हम इसकी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति क्रिया की रीति का बोध कराए, क्रिया की ढंग का बोध कराए, क्रिया की तरीका का बोध कराए, यानी क्रिया किस रीति से, किस ढंग से या किस तरीके से संपन्न हो रही है उसका बोध कराने वाले जो अव्यय शब्द हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया के होने की रीति, ढंग, तरीके का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे गीता धीरे धीरे हंसती है। अब यहाँ पर जो हंसती क्रिया है ये किस रीति से, किस ढंग से, किस तरीके से संपन्न हो रही है?
धीरे धीरे से हो रही है, तो धीरे धीरे जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं जो कि कभी भी बदलते नहीं हैं, चाहे किसी भी लिंग वचन पुरुष में हम इनका प्रयोग करें, लेकिन इनमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं आता है। और जिन शब्दों का रूप किसी प्रकार से नहीं बदलता है उनको ही अविकरीय अव्यय शब्द कहते हैं। राम सहसा आ गया था। आ गया था किस ढंग से आया था? सहसा यानी अचानक आया था, तो सहसा रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अजय तेज दौड़ता है, घोड़ा धीरे दौड़ता है। दौड़ता कैसे है? तेज। दौड़ता कैसे है? धीरे। यहाँ पर ये क्रिया के संपन्न होने के रीति, ढंग और तरीके का बोध करा रहे हैं, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया से पहले कैसे के द्वारा प्रश्न किया जाता है और जो जवाब मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? धीरे दौड़ता है। तो धीरे जो शब्द है ये अव्यय शब्द है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने अव्यय या अविकारी शब्द जिनके कुल 5 भेद होते हैं उनमें से क्रिया विशेषण जो पहला भेद है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, और क्रिया विशेषण के भी जो 4 भेद होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब अविकरीय जो अव्यय शब्द हैं और उनका दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, उसका अध्ययन करते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द वाक्य में दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, उन अव्यय शब्दों को ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द हैं और उन संज्ञा शब्दों में से 2 संज्ञा शब्दों में संबंध कराने वाले जो अव्यय शब्द हैं उनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम के आगे श्याम, श्याम के आगे राम खड़ा है। अब यहाँ पर खड़ा है जो क्रिया है ना, इसकी विशेषता नहीं बताई गई है। यदि खड़ा है की विशेषता बताई गई है तो वहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा, लेकिन खड़ा है क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है, बल्कि श्याम और राम वाक्य में जो दो क्रियाएं, वाक्य में जो 2 संज्ञा शब्द हैं श्याम और राम, इन दोनों में संबंध बताया गया है कि श्याम के आगे राम है, खड़ा है। तो यहाँ पर जो के आगे शब्द है यह क्रिया की विशेषता नहीं बता करके श्याम और राम 2 संज्ञाओं में संबंध का बोध करवा रहा है, इसलिए के आगे शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द है। यहाँ पर इसके आगे के साथ परसरक भी जुड़ा हुआ है। संबंध बोधक अव्यय उनके साथ परसरक जुड़ा हुआ होता है। घर के सामने बगीचा है। बगीचा कहाँ है? घर के सामने है। तो घर और बगीचे इन दोनों में संबंध का बोध करा रहा है के सामने, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं। अब बच्चे मेले में गए हैं तो किसके साथ गए हैं? पिताजी के साथ गए हैं। तो बच्चे संज्ञा और पिताजी जो संज्ञा शब्द हैं इन दोनों में संबंध के साथ के द्वारा करवाया जा रहा है। तो के साथ जो शब्द अव्यय शब्द हैं ये संबंध बोधक अव्यय है। रीना के पीछे सीमा चल रही है। अब यहाँ पर के पीछे जो अव्यय शब्द हैं वे वाक्य में रीना संज्ञा शब्द और सीमा संज्ञा शब्द है, इन दोनों में संबंध का बोध करा रहे हैं। तो के पीछे जो शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय है। कमल ऊपर है। कमल ऊपर है। अब यहां पर जो ऊपर शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहां है, ऊपर है। तो यहां पर जो ऊपर शब्द है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन दूसरा उदाहरण है कि कमल छत के ऊपर है। यहां पर जो के ऊपर है यह क्रिया की विशेषता नहीं बता करके कमल और छत 2 संज्ञा शब्द है, इनमें संबंध का बोध करा रहा है। तो यहां पर के ऊपर शब्द संबंध बोधक अव्यय है। और यहां पर यह भी पहचान सकते हैं कि विशेषण शब्द के साथ परसर्ग नहीं होता है, बल्कि संबंध बोधक अव्यय के साथ परसर्ग होता है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। जो अव्यय शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और यदि 2 संज्ञाओं या 2 सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराएं
तो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यदि कोई अव्यय शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण है, और यदि वाक्य में कोई अव्यय शब्द दो संज्ञाओं में या दो सर्वनामों में संबंध का बोध करवा रहा है, जोड़ने का बोध करवा रहा है, तो वे फिर संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम बाहर बैठा है। बैठा है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कहां बैठा है, बाहर बैठा है, तो बाहर यहां पर जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है और क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। राम घर के बाहर बैठा है, के बाहर, बाहर के साथ यहां पर प्रसर्ग भी लग गया, तो संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। के बाहर जो अव्यय शब्द हैं वे राम और घर, इन दोनों जो संज्ञाएं हैं इनमें संबंध का बोध करा रहा है, इस कारण से के बाहर शब्द संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने संबंध बोधक अव्यय का अध्ययन किया है। इसके कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे कमल ऊपर खेल रहा है। खेल रहा है क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ऊपर खेल रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, तो क्रिया विशेषण तो है ही और उसका भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कमल छत के ऊपर खेल रहा है। खेल रहा है लेकिन इसकी विशेषता नहीं बता करके कमल संज्ञा छत संज्ञा है, इन दोनों में संबंध के ऊपर के द्वारा बताया जा रहा है, और ऊपर के साथ यहाँ पर के प्रसर्ग भी है, तो के ऊपर जो अव्यय शब्द हैं ये संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। नोट, क्रिया विशेषण में अव्यय शब्द के साथ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संबंध बोधक अव्यय के साथ हमेशा प्रसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे राम बाहर खड़ा है। बाहर क्रिया विशेषण शब्द है क्योंकि यहाँ पर प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। राम घर के बाहर खड़ा है, क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, बाहर के साथ प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए के बाहर संबंध बोधक अव्यय है। क्रिया विशेषण शब्दों के साथ प्रसर्ग नहीं होता है, संबंध बोधक अव्यय शब्दों के साथ प्रसर्ग होता है। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले को। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो संज्ञाओं, दो सर्वनामों में संबंध बताते हैं, प्रसर्ग आता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो आसानी से हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसको तो कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, और जो अव्यय शब्द वाक्य में दो संज्ञाओं को जोड़ेंगे, दो सर्वनामों को जोड़ेंगे, उनमें संबंध का बोध कराएंगे और उनके साथ प्रसर्ग होगा, तो वे अव्यय शब्द संबंध बोधक अव्यय होंगे। जोड़ेंगे तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बताएंगे तो संबंध बोधक अव्यय है, प्रसर्ग भी इनके साथ आएगा। और यदि कोई अव्यय शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ दे या दो वाक्यों को जोड़ दे तो उन अव्यय शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। समुच्चय यानी समूह बनाएगा, यानी दो उपवाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार से अव्यय या अविकारी शब्द जिसके कुल 5 भेद होते हैं उनमें से हमने 2 भेदों का अध्ययन किया। अब पढ़ेंगे उसका तीसरा भेद, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय यानी समूह का बोध कराए। जो अव्यय शब्द एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात जो अव्यय शब्द दो वाक्यांशों या दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी वाक्य में दो वाक्यों को, एक ही वाक्य में दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। अब यहां पर कृष्ण बांसुरी बजाते थे एक वाक्य है, राधा नाचती थी दूसरा वाक्य है। इन दोनों को और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, तो यहां पर जो और शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। उसने कठिन मेहनत की परंतु सफल नहीं हो सका। उसने कठिन मेहनत की उपवाक्य है,
सफल नहीं हो सका उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को परंतु शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो परंतु शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर 2 पद है और 2 भी पद है। इन दोनों पदों को और के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि वाक्य में 2 पदों को जोड़ा जाता है, यदि वाक्य में किसी अव्यय शब्द के द्वारा 2 पदों को जोड़ा जाता है या 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, तो उन अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, उन मुख्य वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है एक वाक्य है, श्याम नहीं खाता है दूसरा मुख्य वाक्य है। राम खाना खाता है एक मुख्य वाक्य है, श्याम नहीं खाता है दूसरा मुख्य वाक्य है। इन दोनों मुख्य वाक्यों को जोड़कर लेकिन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो लेकिन अव्यय शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय तो है ही, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय का भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के जो मुख्य शब्द होते हैं वे होते हैं कि, और, व, तथा, एवं, अथवा, या, व, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, बल्कि, इसलिए। ये सभी जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण तो हैं, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय का जो पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा भेद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में आश्रित उपवाक्य को व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं कि जो अव्यय शब्द वाक्य में एक मुख्य वाक्य को दूसरे मुख्य वाक्य से जोड़ता है तो उनको व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे क्योंकि, इसलिए, ताकि, मानो, अर्थात, यदि, यदि तो, यद्यपि, तथापि। कमल ईमानदार है इसलिए सभी जगह आदर पाता है। कमल ईमानदार है ये मुख्य उपवाक्य है, सभी जगह आदर पाता है ये आश्रित उपवाक्य है। तो मुख्य उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने वाला जो अव्यय शब्द होता है उसे ही व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अविकारीय अव्यय शब्दों का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय आश्चर्य पैदा करे। जो अव्यय शब्द वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, तिरस्कार इत्यादि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जो अव्यय शब्द हर्ष का, शोक का, खुशी का, दुख का, विस्मय आश्चर्य का, घृणा का, तिरस्कार का बोध कराते हैं, आदि भावों का बोध कराते हैं, उन अव्यय शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओहो, इनके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा होता है। शाबाश, ठीक, आह, जी, हे राम, क्या, अरे, रे, अजी, छी छी, आहा इत्यादि जो शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण है। उदाहरण देखते हैं जैसे वह है, कितना सुंदर दृश्य है, खुशी हो रही है। वाह, क्या स्वाद है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। छी छी, बहुत गंदगी है। अब यहाँ पर ये जो वाह है, शाबाश, छी छी, इनके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगे हुए हैं। इस प्रकार के जो अव्यय शब्द होते हैं ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं।
विकारी या अव्यय शब्दों के जो हमने 5 कुल भेद पढ़े थे, उनमें से 5वां भेद है निपात। वैसे मुख्य भी 4 होते हैं, लेकिन कुल भेद 5 होते हैं। निपात के बारे में पढ़ते हैं कि निपात क्या होता है, निपात किसे कहते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वाक्य देकर के अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि निम्न शब्द कौन सा है, क्या है। फिर नीचे एक निपात आंसर में दे दिया जाता है। जो अव्यय शब्द किसी वाक्य में विशेष बल देते हैं या अपने होने का प्रभाव जमाते हैं, उनको निपात कहते हैं। निपात भी अव्यय शब्द ही होते हैं, और जो अव्यय शब्द किसी वाक्य में विशेष बल देने के लिए काम में लिए जाते हैं, या वे अव्यय शब्द जो वाक्य में अपने होने का प्रभाव जमाते हैं, दिखाते हैं, उन्हें ही निपात कहते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपात का कोई लिंग नहीं होता है, कोई भी वचन नहीं होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि निपात क्या होता है। अव्यय शब्द ही होते हैं, वाक्य में अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं, अपना बल दिखाते हैं। मुझे जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, लेकिन एक दूसरा वाक्य है मुझे भी जयपुर जाना है। मुझे जयपुर जाना है और मुझे भी जयपुर जाना है। यहां पर अब जोर देकर के कहा जा रहा है कि मुझे भी जयपुर जाना है। इस वाक्य में इतना बल या प्रभाव दिखाई नहीं देता है जितना इस वाक्य में देता है। यहां पर जो भी शब्द है ये निपात शब्द है। जैसे वे तो पुस्तक पढ़ेंगे, वे तो पुस्तक पढ़ेंगे, और दूसरा उदाहरण है वे पुस्तक तो पढ़ेंगे। अब यहां पर किस प्रकार से प्रभाव अपना ये तो निपात शब्द दिखा रहा है, इसको हम समझ सकते हैं। यहां पर तो पहले आया और यहां पर तो बाद में आया है। तो वे तो पुस्तक पढ़ेंगे, वे पुस्तक तो पढ़ेंगे, तो यहां पर देखो तो विशेष बल लगा रहा है, अपना होने का प्रभाव जमा रहा है। वह ही घर जाएगा, दूसरा वाक्य वह घर ही जाएगा। वह ही घर जाएगा, वह के लिए ही प्रभाव जमा रहा है कि वह ही घर जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। वह घर ही जाएगा, वह जाएगा लेकिन कहां जाएगा, घर ही जाएगा, घर जाएगा। स्कूल में नहीं जाएगा, जंगल में नहीं जाएगा, बगीचे में नहीं जाएगा, लेकिन घर जाएगा। तो यहां पर जो ही शब्द हैं ये निपात कहलाते हैं, जो कि अपना प्रभाव जमाते हैं। मैं उससे मिला तक नहीं, तो यहां पर जो तक शब्द है ये भी निपात है, वाक्य में अपने होने का प्रभाव जमाते हैं, अपनी ताकत की, अपनी क्षमता का विशेष प्रभाव दिखाते हैं। कुछ निपात शब्द हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं, प्रश्न कर दिया जाता है। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रश्न दे दिया जाए परीक्षा में कि मुझे भी जयपुर जाना है, बी के नीचे अंडरलाइन करके और नीचे 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और निपात। तो यहाँ पर बी क्या है, तो वहां पर हमारा सही आंसर होगा निपात है। मुख्य निपात शब्द कौन कौन से हैं, ही, भी, तक, तो, केवल या मात्र, दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग में लिए जाते हैं। सिर्फ, पर, ठीक, लगभग, करीब, हाँ, जी हाँ, मत, ना, क्या, काश, सा, से, सी इत्यादि जो ये बहुत सारे शब्द हैं, ये सभी निपात शब्द हैं। तो दोस्तों ये हमारी व्याकरण का अव्यय या विकारी शब्दों का पाठ था, जिसका हमने अध्ययन किया है। दोस्तों किसी भी परीक्षा में हिंदी से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस बहुत उपयोगी हैं। साथ ही चैनल पर पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, उनको भी आप देखें, अपना